हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में। एंड ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक की सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क किया था। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे, जहाँ पे एक टॉपिक रहेगा हमारा क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन तीन चीजों के ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो भी आपकी 1 घंटे के अराउंड रहने वाली, तो मेक श्योर आप अपने पॉपकॉर्न्स लेके जरूर बैठे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। सबसे पहले हम आज कवर करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर। वैसे इसके बारे में बहुत साल पहले मेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, बट स्टिल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, सुपर कंप्यूटर आप ये कह सकते हैं एक ऐसा कंप्यूटर है जो हाई कंप्यूटेशनल कैपेसिटी के साथ आता है एज कंपेयर टू आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर के मुकाबले। तो जनरली अगर हम कहें, दीज कंप्यूटर्स हाई या सिग्निफिकेंटली ग्रेटर भी बोल सकते हो आप, हाई लेवल कंप्यूटेशनल कैपेसिटी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें तो जो सीपीयू है इन स्मार्ट कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर, ये सिमिलर ही फंक्शन परफॉर्म करता है जो आपका स्टैंडर्ड का फॉर्म है। इट्स सिमिलर प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलती है लाइक योर स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स। इन केस आप अगर सीपीयू की बात करें, बस फर्क इसमें ये है कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसमें मिनिमाइज की जाती है स्विचिंग टाइम को। तो बेसिकली डिफरेंस lies in the type of like different type of transistor technology. ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जिसमें हमारा फोकस है कि हम मिनिमाइज कर सकें ट्रांजिट स्विचिंग टाइम। मिनिमाइज स्विचिंग टाइम ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो, जनरली इसका एप्लीकेशन यूज क्या देखने को मिलता है आपको, तो ये आपके वेरियस चीजों में यूज हो सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन की बात की जाए, चेंज कर लेते हैं, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। एप्लीकेशन की बात की जाए तो आर एंड डी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे आपकी एरोस्पेस हो, फार्मा सेक्टर हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, इसमें आपको हेल्प मिलती है। फिर वेदर प्रिडिक्शन या क्लाइमेट मॉडलिंग में आप इसे यूज कर सकते हो। क्लाइमेट मॉडलिंग में आप इसे यूज कर सकते हो। एंड इवन अगर आपको बिग डाटा एनालिसिस करना हो तो उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो दुनिया में, मतलब वैसे तो इसके और भी एप्लीकेशन है, बट फिलहाल के लिए इतने पे ही अपने आप को लिमिट करते हैं। बट दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? चलो कमेंट सेक्शन में आप एक बार कमेंट करके देखो। देखो, दुनिया में चाइना लीड्स द रेस ऑफ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटीज। बट इसमें इसके बाद आता है आपका, जैसे यूएस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बट यस पीछे, साथ के साथ जापान आ जाता है आपका,
फ्रांस आ जाता है आपका, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स वाले आ जाते हैं। अब इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था परम 8 था। अब वैसे यूएस ने जब हमें कंप्यूटर देने से मना किया था सुपर कंप्यूटर, तो उसके बाद हमने खुद का बनाया था। अब इंडिया के अंदर उसके अलावा आपको और बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे आपको एक देखने को मिलता है परम शिवाय। अब देखो, ये जितने भी परम नाम से आएंगे वो सारे ही आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं। ये आपका लोकेटेड है आईआईटी बीएचयू के अंदर, कि वहां पर अगर कोई रिसर्च करनी हो तो आपको उसमें काम आ सकता है। अब ऐसे ही आपका एक है परम शक्ति। अब इंडिया के पास जितने भी सुपर कंप्यूटर है ना, आप उनकी लोकेशन चेक कर लेना कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये आपको आईआईटी खड़गपुर में देखने को मिलता है, आईआईटी खड़गपुर में देखने को मिलता है। फिर परम ब्रह्मा भी है हमारा, जो आपका इसर पुणे के अंदर लोकेटेड है। परम ब्रह्मा जो आइसर पुणे में लोकेटेड है। एंड ऐसे ही आपको परम युक्ति, परम संगणक जैसे भी कुछ आपको सुपर कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं। अब एक सुपर कंप्यूटर है जो कि आपका हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, परम सिद्धि। तो परम सिद्धि को याद रखना, परम सिद्धि। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम यूज करते हैं। एंड ये एक टाइम पे दुनिया का 62 नंबर पे आने वाला एक कंप्यूटर था। अब जैसा मैंने आपको कहा कि हम सुपर कंप्यूटर की अपनी एक फौज क्रिएट करना चाहते हैं, 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स को लाइक बनाना चाहते हैं इंडिजिनसली। तो इनका फायदा क्या होता है, लाइक एक ब्रॉड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको कहा था ना कि थोड़े बहुत आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़े बाद में बताऊंगा। तो एप्लीकेशन इनका बहुत डाइवर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिजास्टर की अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कुछ चाहिए, तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में खासकर अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, इसके लिए इसका बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिलता है। फिर जैसे आपको डिफेंस में जरूरत पड़ सकती है, जहां पे आप ये कह सकते हो कि लाइक आपकी कई वेपन डिजाइन के लिए, या कोई आपके डाटा को आपको एनालाइज करना है उसके लिए आपका यूज हो सकता है। फिर एटॉमिक एनर्जी, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमने डिफेंस सेक्टर के अंदर अग्नि 5 मिसाइल के अंदर जो मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल देखे थे, उसकी टेस्टिंग हमने फिजिकल टेस्ट से पहले इसके ऊपर कंडक्ट की थी। तो डिजाइन वगैरह के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। अब जैसे आपके एटॉमिक एनर्जी है, उसको कोई स्टिमुलेशन वगैरह करना है, आपको डिप्लॉय करने से पहले टेक्नोलॉजी, तो आप उसमें कर सकते हो। फिर मैंने आपको जैसे बताया क्लाइमेट मॉडलिंग में आप इसका यूज कर सकते हो। बिग डाटा एनालिसिस, जैसे गवर्नमेंट को अपनी स्कीम की पॉजिटिव नेगेटिव देखना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर आपकी फार्मा सेक्टर में, बायोटेक में, इन सब सेक्शन में आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें, कोई भी आपका रिसर्च का ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इसके बिना चल सकता। बट इंडिया के सामने कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। चैलेंजेस, तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आपको देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं, चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक इशू आपको देखने को मिलता है। मतलब देखो, डोमेस्टिकली हम चिप नहीं बना पा रहे, ये सच बात है। फिर इंडिया में एक ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको वर्क फोर्स उस अकॉर्डिंगली नहीं मिल पा।
फिर एक प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर की बहुत मिनिमम R&D में इन्वेस्टमेंट। अब फंडिंग को लेके दो प्रॉब्लम्स हैं। एक पहली बात तो हम R&D के लिए जीडीपी का मात्र 0.5 से 0.9% के आसपास ही यूज कर रहे हैं, तो बहुत मिनिमल अमाउंट है। और अगर फंड आता भी है तो उसको रिलीज करने में बहुत बार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखने को मिलते हैं, वो डिलेस की वजह से आपका अधूरा रहेगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि सीडेक अकेली ऐसी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अलॉन्ग विद, चलो आप आईसेक बेंगलुरु की भी बात कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपकी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आगे बढ़कर इसके अंदर कुछ लीड ले रहा, तो वो भी आपकी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब इससे रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा एम है कि हम 70 से ज्यादा खुद के सुपर कंप्यूटर्स को बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था 2015 से, इनिशिएटेड इन ईयर 2015। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, एम्पावर करना चाहते हैं अपनी नेशनल एकेडमिक्स को। एम्पावर नेशनल इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक्स भी बोल सकते हैं, to boost their R&D। क्या करना है, हमें बूस्ट करना है उनका R&D। अब इसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग 70 सुपर कंप्यूटर। कमेंट सेक्शन में आपने बताना अभी तक कितने बन चुके हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2014 से पहले हमारे पास कितने थे और 2014 के बाद कितने। इसके अलावा हम नेशनल नॉलेज नेटवर्क यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क हम क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये 70 कंप्यूटर 70 अलग अलग जगह पे लगेंगे, तो हम एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड क्रिएट करेंगे। नेशनल कंप्यूटिंग ग्रिड, आपस में इनको कनेक्ट करेंगे। एंड ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आपका इंप्लीमेंट कौन करेगा, याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेथी का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। अब मेथी के अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है मेथी, ये इसको हैंडल करेगा। तो इट इज अ ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मेथी देती का, मतलब मेथी का और मेथी के अंडर देती है। देती आपका जो बात करेगा डिपार्टमेंट ऑफ लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो इसका यहाँ पे देती का क्या रहेगा, दोस्त के साथ एक कनेक्शन रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी दो रहेंगी आपकी, एक तो सीडेक रहेगा एंड एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में आपका लोकेटेड है। तो ये हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स आपके बनाएगा। वैसे ये स्कीम 7 साल के लिए थी, 2015 से लेके 2022 तक हमें ये चीज अचीव करनी थी, बट हम 70 नहीं अचीव कर पाए, बट अच्छा खासा नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल 4500 करोड़ इसमें यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किए थे, और हमारी फोकस ये था कि इंडिया के अंदर 45 पेटाफ्लॉप की कॉम्पिटिशनल कैपेसिटी हम क्रिएट कर सके। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखने इस स्कीम के बाद। तो फर्स्ट फेज में हमारा फोकस था असेंबली के ऊपर, सेकंड फेज में मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड फेज में डिजाइन। तो अभी अपना एक एरावत करके टॉप 100 में एक ही सुपर कंप्यूटर, दैट इज एरावत, इसको आप याद रखना।
तो इसके बारे में भी आपकी एक स्टोरी बता देता हूँ कि सीडेक ने ऐसा नहीं है कि खुद से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। 1988 में यूएस ने हमारे को उससे पहले कमिट किया था कि दैट दे प्रोवाइड अस विद अ सुपर कंप्यूटर, बट उसने डिनाई कर दिया। तो हमने परम सीरीज की ये आपके लाइक ये खुद के सुपर कंप्यूटर्स को बनाने की शुरुआत की। तो अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आज का सेकेंड टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम, यूजर्स वगैरह के ऊपर और गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर, बट बाकी चीजें जैसे बहुत ज्यादा कोर में नहीं जाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है, बिकॉज यूपीएससी उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा नहीं है आज तक। तो व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मतलब ये आप ये कह सकते हो कॉन्स्टलेशन है टेक्नोलॉजी का, सम ऑफ टेक्नोलॉजी जो टुगेदर फंक्शन करते हैं टू मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। मतलब आप ये कह सकते हो ये मशीन को एक हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे allow machines to have higher level of intelligence that is similar to human beings. Human beings जैसी वो एक्ट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन सेंस कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, वो सभी कैपेबिलिटीज इनके अंदर भी आ सकती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी वर्क करती है दैट इज मशीन लर्निंग। सबसे पहले हम थोड़ा अब इसको समझने के लिए मशीन लर्निंग के ऊपर भी फोकस करते हैं कि मशीन लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। सो मशीन लर्निंग, देखो मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, मेंस पे थोड़ा अप्रोच थोड़ी अपनी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑथर सैम्यूल करके एक पर्सन थे, इन्होंने सबसे पहले 1959 में मशीन लर्निंग, यानी यहाँ पे मशीन लर्निंग आपकी एबिलिटी शो करती है ऑफ अ मशीन टू इंटरप्रेट और टू लर्न विदाउट बीइंग directly programmed for those kind of things. प्रोग्राम उस चीज के लिए हमने प्रोग्राम नहीं किया, बट धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस के साथ वो इस चीज को कर सकते हैं। तो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कुछ ऐसी एल्गोरिदम को जो कि आपके डाटा को समझती है एंड लर्न करती है उससे। तो इट इज डाटा, मतलब डाटा को समझती है एंड उससे पढ़ती है। सो यहां पर आप ये मान के चलो, जब आप मशीन लर्निंग के अंदर जाते तो आपको अपने प्रोग्राम को ट्रेन करना पड़ता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा से, एंड इसके लिए आपको चाहिए होते हैं डाटा सेट। क्या चाहिए होता है? सर्वर्स और डाटा सेट। जितना ज्यादा डाटा होगा, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होगी, उतना वो ज्यादा कैपेबिलिटी गेन करेगा। तो बेटर
क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब इसी का एक सबसेट है दैट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको यहाँ पे लाइक एआई को समझना है, तो इसका एक सबसेट है दैट इज डीप डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग क्या होता है? बेसिकली डीप लर्निंग आपका सबसेट है मशीन लर्निंग का, जो आपके डाटा को इंटरप्रेट करने में मशीन को हेल्प करता है। तो मतलब डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जो आपकी मशीन को कैसे मशीन को प्रोसेस करना या इंटरप्रेट करना है डाटा, प्रोसेस प्लस इंटरप्रेट डाटा, इसके बारे में इंफॉर्म कर। याद रखना कि यहाँ पे इसका जो काम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ये पैटर्न अंडरस्टैंड करता है। बिना पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करे आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये एक्चुअल में टीच करता है कि कैसे ह्यूमन नेचुरली किसी चीज को करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ड्राइवरलेस कार बनाना चाहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका टेस्ला। तो इसके लिए आपको उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक सर्टेन सिचुएशन में ह्यूमन किस तरह से रिएक्ट करता है। अब इसके लिए डीप लर्निंग के अंदर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है न्यूरल नेटवर्क। यूज मल्टीपल लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसके लिए क्या करेंगे, डीप लर्निंग के लिए मल्टीपल लेयर इसकी यूज करते हैं। कहते कि भाई देखो, अब ये जो आपका एआई है बेसिकली इस डीप लर्निंग में जहां पर पैटर्न अंडरस्टैंड किए जाते हैं उससे ऑपरेट करता है, जहां पे आपको मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है और जिससे आपका जो एआई है वो सेल्फ अवेयर होता है। अब इसमें कुछ आपके एग्जांपल, जैसे आपका गूगल का स्मार्ट रिप्ले है, तो वो, या आपने मेल देखी होगी अपना, लाइक चलो मैं आपको इसको एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह से ये समझता है। जैसे एक एग्जांपल है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स, अब नेटफ्लिक्स पे आप अक्सर मूवी देखते हो। अब मूवी देखते टाइम आपको नेक्स्ट मूवी जो रिकमेंड की जाती है दैट इज बेस्ड अपॉन योर पैटर्न, कि आप क्या देख रहे थे और उसके अकॉर्डिंगली सेम जॉनर की आपको मूवी बताई जाती है। अब यूट्यूब है गूगल का, तो यूट्यूब जो है अगेन ये आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आपकी जो भी वीडियो वगैरह होती है या मूवी वगैरह जो भी आप देख रहे हो वहां पे, तो उसको कैसे रेकमेंड करता है, सेम आपके पैटर्न्स को समझने के बाद। जैसे आप लाइक amazon देखते हो, तो amazon के ऊपर आपकी शॉपिंग जैसी आपने चीजें सर्च की हैं उसके बेसिस पे ये कैसे बता पाता है, सेम आपके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड। कहते हैं कि भाई इसके ना बहुत डाइवर्स यूज आपके पॉसिबल है, ये तो छोटा मोटा आपको एक यूज सिनेरियो बताया। सो इसके एप्लीकेशन में बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे ड्राइवरलेस का, फिर आपके जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं,
ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हो, उसमें भी इसका यूज रहता है। फिर आप रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चिट्ठी बना सकते हो, चिट्ठी इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकता है और डोमेस्टिक में भी आपका यूज हो सकता है, घर के अंदर साफ सफाई। अब जैसे आपने देखा होगा एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है, आप घर का नक्शा डाल दो उसमें, नक्शा डालने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजों को सेंस करके और आपके एरिया को मॉप कर देगा, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। फिर जैसे अभी हमने भाषणी यूज किया है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर इसका यूज हो सकता है, जैसे इवन कई स्मार्टफोन आ गए। फिर आपकी पर्सनलाइज्ड केयर में आप यूज कर सकते हो, पेशेंट की हिस्ट्री को समझ के उनको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो। फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर वगैरह में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसका यूज हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम में जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, भैया किसी की हिस्ट्री वगैरह जांच के कि भी कितना परसेंट चांस है कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा अपनी पेमेंट पे, तो उसके लिए यूज हो सकता है। फिर आपके कंटेंट क्रिएशन इसमें यूज हो सकता है। तो मतलब अगर हम बात करें एक स्टोरी राइट करने से अलावा, उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषा में बोलने के अलावा, वीडियो और ऑडियो को क्रिएट करने के अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपके इवन पावर ग्रिड्स है, पावर ग्रिड्स की जो सप्लाई है उसको भी लाइक आप ये कह सकते हो कि एक तरह से एफिशिएंट वे में किस तरह से आप यूज कर सकते हो, उसको भी ये वर्क कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग सिंपली आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि डिप्लॉय करता है न्यूरल नेटवर्क को, बट इसमें जैसे हमारे दिमाग के अंदर जितने लेयर्स होते हैं उतनी लेयर नहीं होती, बट हाँ आपको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मल्टी लेयर देखने को मिलता है, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन को समझने में आपको हेल्प करता है डाटा के बीच, मतलब उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की हेल्प करता है। मशीन लर्निंग के थ्रू ही ये क्विक एंड इजी वे में एक लिमिटेड नॉलेज के साथ इफेक्टिवनेस बिल्ड कर पाता है। बट डीप लर्निंग की अगर बात करें तो ये आपका एफिशिएंट रिजल्ट देने में आपको हेल्प करता है। डीप लर्निंग के थ्रू स्पीच की रिकग्निशन होती है, वेबसाइट्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म इन्हीं डीप लर्निंग पैटर्न्स को यूज करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ केयर में डिटेक्ट करने में यूज कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हो, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने में जैसे एआई का यूज किया जा सकता है, रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरिया में आप इसको लाइक डिप्लॉय कर सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर डेफिनेटली प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसका काम आ सकता है, वेस्ट को रिड्यूस करने में, वेदर फोरकास्टिंग में, फार्मर्स को खासकर सॉइल मॉनिटरिंग में इसका यूज कर सकते हो आप, तो वो चीजें। एजुकेशन के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने में काम आ सकता है, अर्बन प्लानिंग में आप यूज कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके लाइक जैसे ये साइबर अटैक्स है, साइबर अटैक को डिटेक्ट करने में आप हेल्प कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्रेन वेव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गेन कर सके। ऐसे ही डिबेटर आपका आईबीएम का एक प्रोजेक्ट रहा है। फिर डीप माइंड्स लाइक स्टारक्राफ्ट आपका गूगल का रहा है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आज का आखिरी टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दैट इज योर क्वांटम कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट अंडरस्टैंड। इस साल क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ भी है, अब इसका बस बेसिक ही समझेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देखो क्वांटम कंप्यूटर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। अब देखो क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि भाई जैसे अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो हमारी आंखों के सामने और सब एटॉमिक स्टेज पे एक आपकी मैटर या एनर्जी एक डिफरेंट वे में बिहेव करती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। लेट्स से आप एक क्लास की बात करें,
इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलता है अलग अलग तरह के बच्चे। अब जैसे ही टीचर आपका क्लास से बाहर जाता है तो बच्चे शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब टीचर के आगे बच्चों का जो बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो बच्चों का बिहेवियर है किसके आगे, लाइक आप ये कह सकते हो इन फ्रंट ऑफ टीचर। तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि दोनों ही चीजों में जो बिहेवियर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट वी से अबाउट द क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा नेचर और बिहेवियर एनर्जी और मैटर का सब एटॉमिक लेवल पे डिफरेंट होता है और इसकी स्टडी को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। तो फर्स्ट थिंग यहां पे जो आपको समझनी है कि क्वांटम फिजिक्स is study of how matter and energy behave at subatomic कैसे ये बिहेव करते हैं सब एटॉमिक लेवल। तो मतलब ये वो फिजिक्स की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है जो डील करते हैं कि कैसे इनका बिहेवियर होता है एटॉमिक या सब एटॉमिक। सब एटॉमिक में लिख लो और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। कहते इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है कि बच्चे का बिहेवियर, एक चाइल्ड का बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स एंड एक विदाउट पेरेंट्स। अब एग्जांपल के तौर पे 99% घर वालों को ये लगता है कि उनका बेटा बहुत शरीफ है, बट ये तो उसके दोस्त ही बता सकते हैं कि भाई वो कितना शरीफ है और कितना शांत है। दोस्तों को सब पता होता है। तो यस, अगर हम बात करें जो बिहेवियर नॉर्मली आपको पेरेंट्स के आगे देखने को मिलता है वो टोटली अलग है एज कंपेयर टू जो बिहेवियर आपको वैसे देखने को मिलता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आते हैं हमें, मतलब क्वांटम फिजिक्स के अंदर दो फिनोमेना को सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दैट इज सुपर पोजिशनिंग एंड इंटेंगल, क्वांटम इंटेंगल। तो दोनों को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट मी गेट सम कॉइन विद मी। लेट्स से मेरे हाथ में ये कॉइन है। अब इस कॉइन को मैं टॉस अप करता हूं, हवा में उछालता हूं, एंड प्लीज टेल मी वन थिंग, जब ये कॉइन हवा में था तो उस समय इसकी वैल्यू क्या थी, हेड थी या टेल? अगर मैं इस कॉइन को फ्लिप करता हूं मिड एयर में, ये हेड था या टेल था, आपको बताना है। तो ये बात छोड़ो, अभी ये मेरी मुट्ठी में बंद है कॉइन, प्लीज कैन यू टेल मी ये कॉइन हेड है या टेल? सो द थिंग इज क्वांटम फिजिक्स ये कहते हैं कि भी जब तक एक चीज को आप ऑब्जर्व नहीं करते, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक वो अपनी हर पॉसिबल आउटकम में हो सकता है। मतलब इसमें दो पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। तो ये अपनी दोनों पॉसिबल आउटकम में एग्जिस्ट करता है, हेड या टेल। तो इन दिस केस यहां पे अगर हम देखें तो जैसे ही हमने ये मुट्ठी खोली, ये अपनी रियलिटी में कोलैप्स करेगा और आउटकम बन जाएगी एक। तो सब एटॉमिक पार्टिकल या एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल है या एनर्जी है वो अपनी एक, आप कह सकते हो कि सुपर पोजिशनिंग में होती है, हर पॉसिबल आउटकम में होती है। एंड जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करोगे तो हर पॉसिबल वे में आप देख सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपने इन्फिनिटी वॉर देखी होगी मार्वल की, है ना? अगर नहीं देखी तो देख लेना। उसमें एक पर्सन है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज सैटर्न के किसी मून पे बैठा होता है। टोनी स्टार्क उससे पूछता है कि भाई, मतलब एकदम से वो बैठ के ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। तो जब वो उठता है तो टोनी स्टार्क उससे पूछता है कि क्या कर रहा था। तो ये देख रहा था कि भाई मैं आउटकम देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या पॉसिबिलिटी हम ये वॉर जीते। तो टोनी स्टार्क ने पूछा अच्छा चलो बताओ क्या पॉसिबिलिटी हम ये वॉर जीतेंगे। तो कहता
मैंने पता नहीं 14 लाख या कितनी आउटकम्स देखी, और उसमें एक पॉसिबल आउटकम है जिसमें हम जीतते हैं। सो द थिंग इज, द ओनली थिंग इज, जो आप यहाँ पे समझते हो कि जो आपकी ये जो पॉसिबिलिटी उसने चेक की, दैट वाज ओनली बिकॉज ही वेंट इनटू अ क्वांटम स्टेज। और क्वांटम स्टेज में जाके वो हर पॉसिबल आउटकम को साइमल्टेनियसली जज कर सकता था। इसी वजह से उसको सारी आउटकम्स को एक साथ वो बता पाया कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब स्कैम हो रहा, ऐसा ही एक सुपर क्वांटम कंप्यूटर गूगल ने क्लेम किया कि उन्होंने बनाया। अब जो ट्रेडिशनल आपके सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, उसने महज कुछ चंद सेकंडों में कंप्लीट कर दी। तो दैट इज हाउ सुपर पोजिशनिंग वर्क। साइमल्टेनियसली आपको कई सारी चीजों को एक साथ एक्सेस करने की पावर देता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि लेट्स से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, यस और नो। तो इसके बाद अगर क्लियर होगा तो यहाँ पे मेंस क्लियर होगा कि नहीं, यस और नो। मेंस क्लियर हो गया तो पर्सनालिटी टेस्ट क्लियर होगा, यस और नो। फिर उसके बाद आपको कौन सा कार्डर मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईएएस मिलेगा, ये सब आपकी वहां पर पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो सुपर पोजिशनिंग है ये आपको साइमल्टेनियसली सभी चीजों को एक्सेस करने का टाइम देता है साइमल्टेनियसली। बट जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं या नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं, वो ऑपरेट करते हैं आपके स्विचिंग सिस्टम के ऊपर। यानी एक बार यस को प्रोसेस करेगा, एक आउटकम देखेगा, यानी पहले इस यस को प्रोसेस करेगा, फिर इस यस को प्रोसेस करेगा, फिर इस यस को, फिर आईपीएस को, फिर लेट्स से यहां तक जाएगा, फिर आईएएस को, फिर आईआरएस को, फिर लेट्स से इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सॉरी फॉरेस्ट लिखते, फॉरेन सर्विसेज। तो ये अलग अलग सर्विसेज को आपका यहाँ पे एक्सेस करेगा और फिर देखेंगे, बताएगा कि आपका क्या बनेगा। बट सुपर पोजिशनिंग में ऐसा नहीं होता, वो साइमल्टेनियसली सभी आउटकम को एक साथ लेके चलेगा आपका। दैट्स व्हाट वी से एज सुपर पोजिशनिंग। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है? क्वांटम इंटेंगलमेंट भी एक सिंपल सा फंडा है जिसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। लेट्स से अगेन मैं इस पॉइंट को, मेरा पॉइंट कहां गया, मैं इस कॉइन को वापस से पकड़ता हूँ एंड मैं अपने दोनों हाथों में इस कॉइन को शेक करता हूँ और एक बार हाथ को नीचे लेके जाता हूँ। और अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि प्लीज ये बताइए मेरे दोनों हाथों में से किस मुट्ठी के अंदर सिक्का है। अब लेट्स से आप कहते हैं कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, कमेंट सेक्शन में बताना। आप कहते हैं कि सर लेफ्ट हैंड में सिक्का है। अब मैं जैसे ही ये मुट्ठी खोलता हूं, जैसे ये मैंने खोल दी, इसमें सिक्का निकला, तो ऑटोमेटिकली हमें ये क्लियर हो गया कि राइट हैंड में कुछ भी नहीं। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता है कि दो मैटर या आपकी एनर्जी जब आपस में जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है, नो मैटर कितने ही लाइट ईयर अवे होंगे, कितना ही डिस्टेंस हो उनके बीच में, एक की पोजीशन पता लग गई तो दूसरे की पोजीशन आपको पता लग जाएगी। तो वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, अप साइड मूव कर रहा है, डाउन साइड मूव कर रहा है, अगर आपको एक की पोजीशन पता लग गई तो दूसरे की पोजीशन आपको ऑटोमेटिकली वहां पे पता लग जाएगी। तो दैट्स द केस, दैट्स द केस। अब इसमें ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की जगह एक डिफरेंट मेथड को यूज किया जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, क्यूबिट्स। यहाँ पे 0 और 1 के अलावा साइमल्टेनियसली 0 1 को भी यूज किया जाता है, एक साथ 0 1 भी आपका यहाँ पे आ जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मेजरोना के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, मेजरोना 1 2025 का क्वेश्चन। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई एक बार फिर से यूपीएससी इसके बारे में पूछ लें, बिकॉज इस साल भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है इस टॉपिक पे। अब इसके एप्लीकेशंस की बात की तो बहुत वाइड एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आप अगेन देखो, कुछ ना करना हो, आप वेदर फोरकास्टिंग तो कर ही सकते हो। तो ये तो इसका एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। फिर भाई साइबर सिक्योरिटी में आप यूज कर सकते हो, साइबर फ्रॉड्स को आप रिड्यूस कर सकते हो, भाई बेसिकली सभी चीजों को ये ट्रैक डाउन कर सकते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन के अंदर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे दिन टाइम मिलेगा तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। फिर अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल में
एक हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे तो ड्रग्स तो बना ही सकते हैं, दवाइयां तो बना ही सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है सुपर बग की। भाई कुछ ऐसे आपको माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं वाइड रेंज ऑफ आपके लाइक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, तो उनके लिए भी लाइक आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर आप इसको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे आपने हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने हो, तो उसके लिए आपको जो रिसर्च वगैरह कंडक्ट करनी है आपके लिए वो काम बहुत इजी कर देगा। फिर फाइनेंशियल सिस्टम में फ्रॉड्स वगैरह को पकड़ने के लिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, आपके स्टॉक एक्सचेंज में, इन सब में आप इसको यूज कर सकते हो। इससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड लास्ट में अगर हम बात करें तो भैया डिफेंस सेक्टर में, आपकी स्पेस सेक्टर में इसकी यूटिलाइजेशन रहेगी। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करो, मिलिट्री, सिविल, स्पेस, सब जगह एरोस्पेस में आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये इसके कुछ अपकमिंग मतलब कुछ पॉजिटिव। अब इसको लेके हमने एक नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था। जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, नेशनल क्वांटम मिशन की बात कीजिए तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2000 मतलब पहले तो ये रखो कि इसे स्टैब्लिश करते हुए स्टार्ट करते हुए 2023 में, तो अगले 7 सालों के अंदर, 7-8 सालों के अंदर, यानी 2031 तक इसे ऑपरेशनल रखेंगे। हमें इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश कर, वैसे इनिशियली 5 साल का था, बट बाद में इसको इंक्रीज करके हमने 7-8 साल का कर दिया। तो गवर्नमेंट ने इसमें 6,000 करोड़ को इन्वेस्ट करने की बात की। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री, जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना सभी कुछ हैंडल करेगा। हम 7वीं कंट्री बन गए जिसको ये सारा काम मतलब सोच रहा है कि कर रही है। अब इसमें 3-4 मेजर फंक्शन है इसके, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग हमने इंस्टीट्यूशन को इसमें प्रेफर किया। तो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ क्वांटम कंप्यूटर को हम बनाना चाहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उसमें 50 to 100 हम ये कह सकते हैं क्यूबिट्स का डाटा स्टार्टिंग में हम फोकस कर रहे हैं, जिसको बाद में 50 से 1000 तक लेके जाए। अब ये जो काम है अगेन एक ही है, देखो 5 साल में हमने इतना करना, 5 years में, और 8 साल में 31 तक हमें यहाँ पहुंचना। अब ये दिया है काम आईसेक बेंगलुरु। अब कम्युनिकेशन है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, तो कहते हैं इसका जो काम सैटेलाइट और इंटरसिटी दोनों ही, यानी ऑप्टिकल फाइबर से और सैटेलाइट के थ्रू दोनों से ही 2000 किलोमीटर की हमने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड अचीव करनी है। बट ये काम आईआईटी मद्रास को दिया हुआ है, इसको आईआईटी मद्रास। अब क्वांटम मटेरियल और डिवाइसेस बनाने हैं, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस बनाने, ये काम आईआईटी बॉम्बे को दे दिया हमने, कि उसको भी भाई लाइक इस चीज में हमने इन्वॉल्व किया। एंड सेंसिंग एंड क्वांटम सेंसिंग एंड ये जो जितने भी मेजरमेंट्स वगैरह के मेट्रोलॉजी वगैरह है, मेट्रोलॉजी, इससे रिलेटेड काम दे दिया आईआईटी। तो ये इन चीजों के ऊपर हमारा फोकस है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वी विल लर्न सम अदर डे, बिकॉज चलो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे लाइट की पोलराइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आपके कई ग्लासेस आते हैं ना, पोलराइज ग्लास, जिसमें यूवी रेज वगैरह की पोलराइजेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे ही आपके जो फोटोन्स के पार्टिकल्स हैं, वो जैसे कुछ अपसाइड मूव कर रहे होते हैं,
कुछ डाउन साइड मूव कर रहे होते हैं, या कुछ साइडवेज आपके मूव कर रहे होते हैं, या आप इसे हल्का सा रोटेट कर दोगे, कुछ डायगनली ऐसे, कुछ डायगनली ऐसे मूव कर रहे होते हैं, है ना। अगर थोड़ा रोटेट करेंगे तो ये डायगनली हो गया, और ये ठीक है। कुछ इस तरह के आपके पार्टिकल्स के सिग्नल्स वगैरह, आपको सिंबल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब लेट्स से एक पब्लिक डोमेन के अंदर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि मैं किस तरह के सिंबल्स को यूज करने वाला हूँ। अब द थिंग इज, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लाइट ऑन करी, और इसकी पोलराइजेशन जो आपने मुझे की बताई थी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो की आपको मैंने दे दी। बाकी लोगों के लिए उसके लिए कोई मायने नहीं है, बट लेट्स से मैंने आपको जैसे ही वो की प्रोवाइड की, आपको पता लगे कि आपको फोटोन्स के लिए किस तरह से अपनी पोलराइजेशन को अरेंज करना है, और अब आप और मैं कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब वो लाइट उसी अकॉर्डिंगली आपकी पास ऑन होगी, यानी 0 और 1, 0 और 1 की फॉर्मेट। अब लेट्स से कोई भी इसके बीच में आपका कोई भी इंटरफेयर करता है, तो ये इसकी सुपर पोजिशनिंग को ब्रेक कर देता है, और जैसे ये सुपर पोजिशनिंग ब्रेक होगी तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसके बीच में कोई सुन रहा था बात। तो ईव ड्रॉपिंग जो आपकी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक करेंगे कल की क्लास के अंदर, दैट विल बी वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, मेटावर्स, और कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम, ये मेजर टॉपिक रहेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। अभी भी 2 लेक्चर आपके और होंगे, तो आई होप आप इस लेक्चर की सीरीज को एंजॉय कर रहे हो, एंड मेक श्योर जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।